यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी में क्लास 7 स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से सब कुछ दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया गया है एक कहानी के अनुसार, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे स्थल की ऊंचाई और प्राकृतिक वनस्पतियां ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मतलब कि हमारी ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, ये हम पिछले अध्यायों में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जलवायु में परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है प्राकृतिक वनस्पतियों में। वनस्पतियों की जो वृद्धि है वह तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई ऐसे कारकों पर भी निर्भर होती है। और जब इन घटकों में अंतर आता है तो किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। हम सामान्यतः प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, जो है वन, घास स्थल और झाड़ियां। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। वन आखिर कहते किसे हैं? वन वो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं जहां पे वृक्षों को उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा मिलती है, यानी कि वो वृक्ष जिन्हें जितना चाहिए उतना ही तापमान भी मिल रहा है और प्रचुर मात्रा में वर्षा भी मिल रही है। उन क्षेत्रों में जो वृक्ष उगते हैं उन्हें हम वनों का नाम देते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। इसके बाद दूसरा प्राकृतिक वनस्पति प्रकार है घास स्थल। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ और झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में, मतलब कि जहां पे वर्षा बहुत कम होती है वहां पे उगते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि जहां पे बहुत प्रचुर मात्रा में वर्षा हो रही है वहां पे वनों वाला क्षेत्र है, जहां पे मध्यम वर्षा मिल रही है वहां पे घास स्थल का क्षेत्र है, और जहां पे वर्षा की मात्रा बहुत कम है वहां पे उगती हैं कांटेदार झाड़ियां। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं इसका अध्ययन हम आगे करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण है जलवायु में बदलाव। सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के वनों को। तो इन वनों में हमें सबसे पहले जिसका अध्ययन करना है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे इन वनों का अर्थ हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम से ही समझ में आ रहा है। एवरग्रीन मतलब कि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, सदाबहार ये हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय यानी कि ये हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल एरिया कहते किसे हैं? तो ये हमने 6th क्लास के चैप्टर 2 में पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या कहलाता है। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप क्लास 6 की चैप्टर 2 वाली वीडियो को देखिए, जहां से आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र क्या होते हैं और शीत कटिबंध क्या होते हैं। चलिए अभी मैं बताती हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो ये वन वहीं पाए जाते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा यानी कि हमारी जो विषुवत रेखा है उसके और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के और उष्णकटिबंध के क्षेत्र गर्म होते ही हैं और यहाँ पे पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। अब ये गर्म होते हैं तो वाष्पीकरण होता है, इसलिए वर्षा का अधिक होना तो लाजमी ही है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी नहीं झड़ती और इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, यानी कि ये जो वन होते हैं ये इतने घने स्तर पे फैले हुए होते हैं कि सूर्य के प्रकाश को भी जमीन पे पड़ने के लिए जगह नहीं मिलती। आमतौर पे इनके उदाहरण हैं रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ये सब दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी बुक में चित्र भी दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। हम देख सकते हैं कि ये वन इतने घने हैं कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को भी जमीन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। यहाँ पे बताया गया है कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उन्हें पृथ्वी के फेफड़ों की तरह कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ। आप बता सकते हैं क्यों? हाँ, देखिए
ये जो पेड़ है हम जानते हैं कि ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें हम अपनी धरती के फेफड़ों की भांति कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय वन तो इतने सघन होते हैं कि इनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दिया गया है एनाकोंडा के बारे में, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो भी यहीं पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है। अब एनाकोंडा कितना डेंजरस है हम सब जानते हैं कि ये किसी बड़े जानवर को भी मार के खा सकता है। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बाद जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये भी उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाएंगे, लेकिन वो थे सदाबहार वन और ये है पर्णपाती वन। यहाँ पे भी नाम से ही स्पष्ट है कि ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये हमारे भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन? इन क्षेत्रों में जो मानसून है उसकी प्रचुर मात्रा में होने पे तो इन वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, लेकिन जब शुष्क मौसम होता है तब ये वृक्ष जल को संरक्षित रखने के लिए अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं दृढ़ काष्ठ वाले साल, सागवन, नीम और शीशम। ये दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष हैं ये फर्नीचर बनाने में, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। बाघ, शेर को तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे गोल्डन लंगूर का भी चित्र दिया गया है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का भी चित्र हम देख सकते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से हम आ गए हैं शीतोष्ण क्षेत्रों की तरफ और अब हमें देखना है शीतोष्ण सदाबहार वनों को, यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में था। तो इन अक्षांशों के ऊपर का और जो ध्रुवीय व्रत है इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण रीजन, यानी कि टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण वन। अभी जो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ पे भी हमें पता है सदाबहार यानी कि ये हमेशा भरे होते हैं। ये अपनी पत्तियों को पर्णपाती वनों की तरह नहीं झाड़ते। यहाँ पे बांज, चीड़ और यूक्लिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वनों का चित्र भी दिया गया है। और अब शीतोष्ण सदाबहार वनों के बाद आते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। जैसे हमने उष्ण कटिबंध में सदाबहार और पर्णपाती वन दोनों के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही शीतोष्ण सदाबहार वनों के बाद आएंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन, जिससे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे हमें अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये भी शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच। और यहाँ पे पाए जाने वाले वन्य जीव हैं हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, फीजेंट और मोनल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए इस तरीके से दिखाई देते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बाद हमें जिन वनस्पतियों का अध्ययन करना है वो है मेडिटेरियन वेजिटेशन, यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। हमने अभी देखा कि महाद्वीपों के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारे हैं उनके अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पे पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। भूमध्य सागर कहाँ है इसे हम जाके अपने मैप में देख सकते हैं। जो हमारा मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि वो क्षेत्र है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब। और ये सब भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी
ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं और इन क्षेत्रों में आमतौर पर पाए जाते हैं संतरे, अंजीर, अंगूर और जैतून जैसे नींबू वंश यानी कि सिट्रस टाइप के फ्रूट्स। और अब यहाँ पे लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है और इसीलिए यहाँ पे कम हो गया है वन्य जीवन। चलिए, हमारे चैप्टर में वनों का आखिरी प्रकार है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री अक्षांश जो है वहां पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। ये ऊपर से कोन जैसे होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया। इसके अलावा इन्हें टेगा कहकर भी पुकारा जाता है। इन वनों को अधिक ऊंचाइयों पे देखा जाता है। ये लंबे नरम काष्ठ वाले और सदाबहार वन होते हैं और इन वृक्षों की जो लकड़ियां होती हैं ये नरम होती हैं और इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है लुगदी बनाने में और सामान्य या फिर अखबारी कागज बनाने में। इसके अलावा इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं लोमड़ी, मेंक और ध्रुवीय भालू और इन वनों के उदाहरण है चीड़ और देवदार के वृक्ष। ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी बुक में शंकुधारी वनों को देख सकते हैं। ये है नॉर्मल शंकुधारी वन और ये है हिमाच्छिद शंकुधारी वन यानी कि वो वन जिनके ऊपर बर्फ गिरी हुई है। तो चलिए, तक हम समझ गए हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार और पर्णपाती दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद शीतोष्ण क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरह सदाबहार और पर्णपाती दोनों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अलावा मेडिटेरियन सी यानी कि हमारे भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो हमारा उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहां पर पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वन। अब वनों के इन प्रकारों के बाद हमें देखना है प्राकृतिक वनस्पतियों का अगला प्रकार जो है ग्रासलैंड्स या फिर घास स्थल। तो घास स्थलों के भी विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जैसे कि हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे, वे भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले थे। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये भी भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। ये वनस्पतियां निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। इनकी जो घास की ऊंचाई होती है वो लगभग 3 से 4 मीटर तक की होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका का सवाना घास स्थल। यहाँ पे सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन्य जीव हैं हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ। देखिए, ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल का प्रकार। इसके बाद है टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास होती है ये अपेक्षाकृत छोटी होती है और उसके साथ पौष्टिक भी होती है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले वन्य जीव हैं जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप। तो अब तक हमने देखा प्राकृतिक वनस्पतियों में वनों के प्रकारों को और घास स्थल के प्रकारों को। तो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों का तीसरा और अंतिम प्रकार है कटीली झाड़ियां। ये झाड़ियां शुष्क रेगिस्तानी जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंध रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पतियों की कमी होती है और इसलिए यहाँ पे झाड़ियां उगती हैं। इसके अलावा यदि अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहां पे हमको बहुत अत्यधिक ठंडे क्षेत्र मिलेंगे और वहां पे बहुत सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां भी मिलेंगी। यहाँ पे केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां प्राप्त होंगी और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इन्हें कहा जाता है टुंड्रा प्रकार के वनस्पति। ये वनस्पतियां मोस्टली यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव हैं वो हैं सील, वालरस, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। इन जीवों के शरीर पे मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। ये देखिए, यहाँ पे हम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों को देख सकते। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास स्थलों के कुछ नाम दिए गए हैं कि कौन सा घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने तीनों प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों को और